साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज का वीडियो आपकी परीक्षा एवं शुद्ध हिंदी पठन एवं लेखन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो में हम हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों की चर्चा करेंगे। साथियों विराम चिन्हों का सही प्रयोग भाषाई शुद्धता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिए। साथ ही जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए जुड़ते हैं आज की चर्चा से और देखते हैं विराम चिन्हों को। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और पूरा देखिएगा। तो विराम चिन्ह क्या है इस पर बात करते हैं। साथियों विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। अपने भावों को प्रकट करते समय जब हम कुछ अंश को प्रकट करने के बाद थोड़ा रुकते हैं, इसे ही विराम कहते हैं। और इसे स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, विराम चिन्हों का साथियों यदि सही प्रयोग न हो तो अर्थ बदल जाता है, यानी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए एक उदाहरण आपके सामने है, रुको मत जाओ। रुको मत जाओ, देखिए दो वाक्य दिए हैं और दोनों वाक्य में क्या है, शब्द जो हैं वो दोनों समान हैं, लेकिन केवल कामा का प्रयोग जो है उसके अर्थ को बदल दे रहा है। पहले वाक्य क्या अर्थ है, रुको मत जाओ, दूसरे में कह रहा है रुको मत जाओ। ठीक है ना, तो विराम चिन्हों का सही प्रयोग भाषाई शुद्धता की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब चलिए चर्चा करते हैं हिंदी में जो विराम चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उनकी। तो सबसे पहले हम पूर्ण विराम की बात करेंगे। देखिए पूर्ण विराम का जो हिंदी में प्रयोग होता है एक खड़ी पाई का होता है, लेकिन अब चूँकि ये बिंदु का डॉट का भी लोग प्रयोग करने लगे हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है, जैसे राजीव अच्छा लड़का है, रमा 12वीं की छात्रा है। अब यहाँ देखिए बिंदु की बात होगी। आधुनिक हिंदी विशेष रूप से पत्र पत्रिकाओं ने पूर्ण विराम की खड़ी पाई, जैसे इंडिया टुडे प्रकाशन समूह के प्रकाशन की जो भी देखिए पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें जो है वो खड़ी पाई के स्थान पर वो बिंदु जो अंग्रेजी का फुल स्टॉप है पूर्ण विराम के लिए उसका प्रयोग शुरू कर दिए हैं। राजीव अच्छा लड़का है, रमा 12वीं की छात्रा है। ठीक है, तो यह भी एक नया चलन है और पत्र पत्रिकाओं में विशेष रूप से देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं हम दूसरे विराम चिन्ह को, अपूर्ण विराम। ठीक है ना, अपूर्ण विराम देखिए इसका चिन्ह आपको सामने ब्रैकेट में दिया है। जहाँ वाक्य के समाप्त हो जाने पर भी विवक्षित भाव समाप्त नहीं होता, आगे बढ़ने की जिज्ञासा समाप्त नहीं होती, वक्तव्य पूरा होने तक आगे बढ़ते जाते हैं, वहाँ अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। यहाँ पूर्ण विराम से कम ठहराव होता है। जैसे ये उदाहरण से आप समझने की कोशिश करें, शब्द और अर्थ के बीच तीन में से कोई संबंध हो सकता है, अभिधा लक्षणा और व्यंजना। अब आगे देखिए, अपूर्ण विराम का प्रयोग नाटक एकांकी संवाद के लेखन में वक्ता के नाम के बाद किया जाता है। यह दो उदाहरण देखिए, एक राजू दीदी आपका क्या लक्ष्य है, राधा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। यानी नाटक एकांकी आदि में जो संवाद होता है पात्रों का, तो पात्रों के नाम के आगे देखिए यह अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम तीसरा साथियों अर्ध विराम। जहाँ अपूर्ण विराम से भी कम ठहराव का संकेत होता है वहाँ इसका प्रयोग होता है। इसका उदाहरण देखिए, हमने देखा है कि मनुष्य का जीवन कितना संघर्षपूर्ण है। यह देखा है कि हर कदम पर कठिनाई कम होने की बजाय बढ़ती जाती है। यह भी देखा है कि किस तरह लोग संघर्षों से हारकर मौत तक को गले लगा लेते हैं। ठीक है, यदि अब देखिए कह रहा है अगला बिंदु समझिए, यदि खंड वाक्य का आरंभ किंतु परंतु क्योंकि इसलिए पर तो भी वरन आदि शब्दों से हो तो उसके पहले इसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे अवध क्षेत्र के लोगों की आंखें डबडबाई हुई हैं क्योंकि अभी अभी पता चला है कि किसान नेता माधव सिंह पर लोग सिधार गए हैं। अब देखिए अगला बिंदु,
लगातार आने वाले पदबंधों के बीच भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए उदाहरण, प्रातः काल के मंद शीतल एवं सुगंधित वायु को झोंके से कलियां खिलखिला उठती हैं, पेड़ों की डालियां झूम उठती हैं, रात की नींद का आनंद लेकर संसार बीते दिन का क्लेश भूल जाता है, पक्षियों के मधुर कलरव से वातावरण गुंजायमान हो जाता है और धीरे धीरे बाल अरुण अंधकार को निगल जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले विराम चिन्ह की ओर साथियों। अल्प विराम। साथियों, अल्प विराम में ठहराव कम होता है। अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा इसका क्षेत्र अधिक व्यापक होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। अल्प विराम का क्षेत्र व्यापक है, वो देखिए आगे बिंदुओं में स्पष्ट किया गया है। देखिए पहला बिंदु दिया है कि जहाँ एक प्रकार के अनेक शब्द या शब्द समूह आए और योजक और तथा एवं का प्रयोग केवल अंतिम दो के बीच आए, वहाँ शेष दो के बीच अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। उदाहरण देखिए, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। यहाँ देखिए 2 संज्ञाओं के मध्य इसका प्रयोग हुआ है। 2 संख्याओं के मध्य आपका अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। इसको अंग्रेजी में कामा कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है, देखिए, चारों भाई सुंदर, सुशील, विनम्र और दयालु थे। यहाँ विशेषणों के बीच, सुंदर, सुशील, विनम्र के बीच में देखिए अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। चारों साथ साथ खेलते, खाते, पढ़ते और घूमते थे। अब देखिए यहाँ खेलते, खाते, पढ़ते इन क्रियाओं के मध्य प्रयोग हुआ है। अब देखिए फिर अगला बिंदु कह रहा है, जहाँ योजक छोड़ दिया जाता है, जैसे विध्वंस एक दिन में हो सकता है, निर्माण नहीं। फिर अगला देखिए उदाहरण बिंदु, 2 बड़े वाक्यांशों के बीच इसका प्रयोग होता है। जैसे उनके कष्ट सहन से, उन कष्टों को मानव कल्याण के प्रयासों में ढालने की उनकी शक्ति से आधुनिक युग को अजस्र जीवन प्रेरणा मिली है। ठीक है, अब अगला बिंदु देखिए, हाँ, नहीं, जी, बस, अतः, अतएव, निष्कर्षतः आदि से शुरू होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद, जैसे जी हाँ, मैंने बार बार उसे सावधान किया था, अच्छा, अवश्य जाऊंगा। ठीक है, ये देखिए 2 उदाहरण। अगला बिंदु देखिए, संबोधित संज्ञा के बाद, जैसे राजीव, जरा इधर तो आओ। अब अगला बिंदु देखिए, दी गई संज्ञा के विषय में विशेष सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या सर्वनाम के पहले और बाद में, जैसे रावण, लंका का राजा, बड़ा ही विद्वान था। एक उदाहरण और देख लीजिए, शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, बहुत ही सुंदर शहर है। अब अगला बिंदु देखते हैं भैया, चूँकि कामा का क्षेत्र बहुत बड़ा है ना, और इसका प्रयोग आप लेखन में बहुधा करते हैं। तो देखिए अगला बिंदु कह रहा है, यदि कोई वाक्य प्रत्यक्ष कथन में हो तो मुख्य कथन से पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे विद्वानों ने कहा है, पानी अमृत है, इसे बर्बाद मत करो। तो विद्वानों ने कहा है के बाद देखिए कामा का प्रयोग हुआ है। अब कह रहा है, जब परस्पर, अगला बिंदु देखिए, जब परस्पर संबंध रखने वाले 2 शब्दों के बीच में पद, वाक्यांश या खंड वाक्य आकर उन्हें अलग अलग कर दें तो उनके दोनों तरफ, जैसे मीरा दीदी, जिनके बारे में मैंने तुमको बताया था, बहुत ही अच्छा गाती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला बिंदु। वाक्य में यदि कोई पद छूट गया हो और वहाँ उसकी अनिवार्यता लगे, उस जगह अल्प विराम का प्रयोग होता है। बहुत अच्छा उदाहरण देखिए, वह जहाँ जाता है बैठ जाता है। अब यहाँ अल्प विराम की जगह वहीं की अनिवार्यता महसूस की जा रही है। जैसे वह जहाँ जाता है वहीं बैठ जाता है। ठीक है ना, तो चूँकि वहीं का लोप है तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अब एक उदाहरण और है, वह कब तक आएगा, कहा नहीं जा सकता। ये यहाँ देखिए, यह छूट गया है, वह कब तक आएगा, यह कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अब चलिए अगले विराम चिन्ह की बात करेंगे, प्रश्नबोधक या प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, वह क्या खाता है, माताजी कब आएंगी। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात,
परंतु यदि प्रश्न का भाव व्यंजित नहीं हो रहा हो तो प्रश्न बोधक चिन्ह नहीं आएगा। जैसे मैं क्या बताऊं श्रीमन, वह कब और कहाँ जाता है समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ध्यातव्य है कि प्रश्न किया जाता है, पूछा नहीं जाता। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप समझने का प्रयास करें। अध्यापक ने प्रश्न किया, ये वाक्य शुद्धि में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यापक ने प्रश्न किया, बच्चा प्रश्न करता है। ठीक है, क्या मैंने बताया आपको कि प्रश्न किया जाता है, पूछा नहीं जाता है। अध्यापक ने प्रश्न किया, बच्चा प्रश्न करता है। ठीक है, चलिए अगले विराम चिन्ह की ओर बढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह। हर्ष, प्रेम, विस्मय, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आह कितना कठिन समय, छी कितनी गंदी आदत है। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है ध्यातव्य है कि संबोधित संज्ञा के बाद भी इसका प्रयोग होता है और वहाँ यह संबोधन चिन्ह कहलाता है। जैसे रमेश इधर आइए। ठीक है। अब देखेंगे हम योजक चिन्ह। ठीक है ना। योजक चिन्ह को अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। इसका प्रयोग द्वंद्व समास के दो पदों के बीच, युग्म शब्दों के बीच, सहचर शब्दों के बीच किया जाता है। जैसे माता पिता, इधर उधर, गांव का गांव, पानी ही पानी। ठीक है। अब निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह को अंग्रेजी में डैश कहा जाता है। इसका प्रयोग देखिए निम्नलिखित स्थानों पर होता है। ये बिंदु में दिया है। जहाँ उद्धरण देना हो, देखिए इतने में कोई चिल्लाया, डैश रास्ता खाली करो। बातचीत में वक्ता के नाम के बाद जैसे राजीव डैश तुम कब आओगे। अगला देखिए कोष्ठक चिन्ह, ब्रैकेट जिसको कहते हैं, इसको अंग्रेजी में ब्रैकेट कहते हैं। इसका प्रयोग सामान्य रूप से दो स्थानों पर होता है। पहला बिंदु देखिए, किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जैसे शहर होते ही सभी अपने काम पर निकल पड़े। तो शहर जो है इसमें देखिए शहर का अर्थ क्या है, सुबह। तो शहर के अर्थ को हिंदी में स्पष्ट करने के लिए इसमें ब्रैकेट में सुबह लिख दिया गया है। तो किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग ब्रैकेट का किया जाता है। शहर यानी सुबह होते ही सभी अपने काम पर निकल पड़े। राजीव अनवरत यानी लगातार काम करता रहा। तो अनवरत का अर्थ जो है वो लगातार आगे ब्रैकेट में कोष्ठक में दिया है। अब देखिए दूसरा बिंदु कह रहा है वक्ता के मनोभाव को स्पष्ट करने के लिए, जैसे बटुकेश्वर दत्त। अब ब्रैकेट में देखिए दिया है उत्तेजित होकर, वक्ता का मनोभाव प्रकट हो रहा है इसमें। बटुकेश्वर दत्त उत्तेजित होकर, मैं देश की खातिर अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, इसमें देखिए इसको आप कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास, सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा। तो अब इसको हिंदी में देखिए, यह चिन्ह इकहरा और दोहरा दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है, किंतु दोनों के प्रयोग में अंतर है। अब देखिए पहले इकहरे के सिंगल इन्वर्टेड कामा की बात कर रहे हैं। इकहरे का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्त या कहावत में, जैसे गीता को जब भी गाने को कहो तब कहती है साज ठीक नहीं है, इसे ही कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो देखिए लोकोक्ति क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कामा में है। फिर कह रहा है किसी शब्द को प्रमुखता से दिखाने, हाईलाइट करने के लिए, जैसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भावाद के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखिए संज्ञा को हाईलाइट करने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कामा में कर दिया गया है। अब देखिए फिर कह रहा है सिंगल इन्वर्टेड कामा किसी शब्द के व्यंग्यार्थ प्रयोग में, जैसे हमारे देश में चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आखिर क्यों न हो, हमारा भारत महान जो है। ठीक है ना। तो यहाँ महान जो है व्यंग्यार्थ में प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब देखिए दोहरे उद्धरण चिन्ह की बात करेंगे। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी वक्ता या लेखक के कथन को हूबहू लिखने में किया जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता का विकास ही शिक्षा है। ठीक है। चलिए अगले विराम चिन्ह की ओर बढ़ते हैं साथियों। लाघव चिन्ह।
लाघव चिन्ह, शार्ट साइन जिसको कहेंगे। लघु से लाघव बना है। किसी प्रचलित शब्द के छोटे रूप को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, यहाँ पन लिख के लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इससे क्या है, ये पंडित का बोध हो रहा है। जैसे डा लिख के लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, क्या हो जाता है, डॉक्टर। ठीक है, ऐसे पन लिख के लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब देखेंगे अगला साथियों, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो प्रकार होते हैं, विकारी एवं अविकारी। ठीक है, चलिए अगला चिन्ह देखते हैं, लोप चिन्ह। ठीक है, अब इस चिन्ह का प्रयोग कई जगहों पर विभिन्न उद्देश्यों से किया जाता है। इसको बिंदु में देखिए, कह रहा वाक्य में छोड़े हुए अंश के लिए, जैसे अरे अभी तक तुम। ठीक है, फिर क्या किया है, लोप चिन्ह का प्रयोग कर दिया है। गोपनीय या अश्लील पदों को छुपाने के लिए, जैसे दारोगा ने उसकी माँ बहन की गाली देते हुए कहा, लोप चिन्ह। अब इसमें यह है कि सामान्य व्यक्ति समझ गया कि अश्लील पद कुछ उसने बोला है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं जा सकता, छुपाया गया है। ठीक है, अब देखिए, रिक्त स्थान यानी खाली जगह दिखाने के लिए, जिसका आदि होता है उसका लोप चिन्ह फी होता है, डैश 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 डॉट 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 भी होता है। ठीक है ना, तो ये जो डॉट डॉट है यही लोप चिन्ह है। फिर कह रहा है कहानी आज में सस्पेंस लाने या उत्तरोत्तर जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, जैसे उसने बाल पकड़ने के लिए ज्यों ही अपने नन्हे हाथ बढ़ाए, फिर लोप चिन्ह। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हंस पद, काक पद, त्रुटि चिन्ह। अब कह रहा है वाक्य में किसी पद या वाक्य के छूट जाने पर उस स्थान पर ही इनका प्रयोग अपेक्षित था। इस चिन्ह का प्रयोग कर ठीक उस करके ऊपर छूटे हुए अंश को लिखा जाता है। जैसे किसी वाक्य में कोई शब्द या कोई पद छूट गया और स्थान कम है, तो आपको कटिंग नहीं करनी है, आप हंस पद लगाइए उस स्थान पर और ऊपर उस शब्द को आप लिख दीजिए, वह स्पष्ट हो जाएगा। नियमित लेखन में हम लोग इसको प्रयोग भी करते हैं, प्रायः गलतियां होने पर, छूट जाने पर क्या करते हैं, ऐसे हंस पद का चिन्ह बना देते हैं, क्योंकि हंस के पैरों की तरह इसका जो है मार्क है, इसलिए इसको हंस पद, काक पद या त्रुटि चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए उदाहरण जैसे कह रहा है, राजन रोज ठीक 10 बजे दुकान खोलता है। यहाँ साथियों थोड़ा सा टाइपिंग का फॉन्ट हमारा वो अपडेटेड नहीं है, तो रोज़ ठीक, ये 10 जो है ठीक और बजे के बीच में 10 को मिसिंग हमको दिखाना था, लेकिन ये चूँकि टाइपिंग फॉन्ट तो वह है, तो यह 10 जो है जैसे मिसिंग हो रहा है, तो आपको ठीक और बजे के बीच में आप हंस पद लगाएंगे, ऊपर 10 लिख देंगे। राजन रोज ठीक 10 बजे दुकान खोलता है। ठीक है, हंस पद मतलब जैसे त्रुटि हो गई है तो हंस पद चिन्ह लगा के आप उसके ऊपर उस शब्द को लिख दीजिए, तो वाक्य आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, अनुवृत्त चिन्ह। जब लिखने में एक ही शब्द बार बार नीचे लिखना पड़ता है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए अनुवृत्त चिन्ह लगा के उन्होंने लिख दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो अनुवृत्त चिन्ह लिखा है तो आप क्या तुरंत आप समझ जाएंगे जो ऊपर लिखा है वही नीचे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, अनुवृत्त चिन्ह। अब अगला चिन्ह देखेंगे, पाद बिंदु। साथियों हिंदी भाषा में अरबी फारसी भाषा से जो आगत वर्ण हैं उनके नीचे जो चिन्ह लगता है इसको कहते हैं पाद बिंदु। जैसे क, ख, ग, ज, फ, इनके नीचे जो देखिए बिंदु लगा है इसको पाद बिंदु कहा जाता है। अब अगला जो है चिन्ह है तुल्यता सूचक। इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने, समान मूल्य या समान मूल्य या मान का बोध कराने
किया जाता है, जैसे भान सूर्य, 1 रुपया 100 पैसा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले चिन्ह की ओर, समाप्ति सूचक चिन्ह। इसका भी प्रयोग आप देखते होंगे। समाप्ति सूचक या इतिश्री सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी अनुच्छेद, उपन्यास, कहानी के समापन पर जब समाप्त होता है तो उसके नीचे समाप्ति सूचक चिन्ह इस तरह से बना दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जब किसी शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक बल लगता है तो वहाँ दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे को अपि, को अपि। ठीक है ना, यहाँ अधिक बल लग रहा है तो यहाँ दीर्घ चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर कह रहा है देखिए छंद में दीर्घ मात्रा का प्रयोग करने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे देखत भृगुपत बेसु कराला, है ना। तो इसमें लघु गुरु के चिन्ह के रूप जब प्रयोग होता है तो देखिए गुरु यानी दीर्घ के प्रयोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला देखिए टीका सूचक या तारक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह पाद टिप्पणी देने के लिए लगाए जाते हैं। इन चिन्हों से संबंधित स्पष्टीकरण पृष्ठ के सबसे नीचे लिखा जाता है, जैसे किसी शब्द में अगर तारक चिन्ह या टीका चिन्ह लगा है, यहाँ देखिए शब्द के बाद ये लगा है, ये थोड़ा सा ऊपर लगता है लेकिन चूँकि टाइपिंग फॉन्ट हमारा अपडेटेड नहीं है तो यह शब्द में ऊपर लगा दिया गया। जैसे शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है, बाद में पृष्ठ में नीचे सबसे नीचे क्या होता है उस शब्द के बारे में स्पष्टीकरण दे दिया जाता है। ठीक है, तो साथियों आज आपने आज के वीडियो में विराम चिन्हों का परिचय देखा, विराम चिन्हों की परिभाषा देखी, विराम चिन्हों के प्रयोग के उदाहरण देखें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथियों पुनः एक बार निवेदन है, जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल से जुड़े रहें। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, केबीएस, एनबीएस, बीपीएससी, टीआरई पर डीएसएसबी आदि परीक्षाओं की यदि आप हिंदी विशेष तैयारी कर रहे हैं तो आपको चैनल पर प्रामाणिक, संपूर्ण, शुद्ध सामग्री मिलेगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।